Hello everyone, welcome to class 4 of ARD descriptive questions। नाबार्ड ग्रेड ए मेंस के लिए हम लोग ARD के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 वीडियो 1 में करा, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 हमने वीडियो 3 में करा और 9 से 12 हमने 5 से 8 हमने वीडियो 2 में करा, 9 से 12 वीडियो 3 में करा। पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 के 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एम और ऑब्जेक्टिव हमारा वही रहेगा, पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे आपको मैं आंसर्स के साथ पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। यहाँ टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है प्रॉब्लम सॉइल्स का। तो प्रॉब्लम सॉइल्स सिग्निफिकेंटली कंस्ट्रेन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉइल्स, डिस्कस देयर मेजर टाइप्स प्रिवेलेंट इन इंडिया एंड सजेस्ट सुटेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर देयर रिक्लेमेशन। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉइल बताना है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमें उनका मेजर टाइप्स बताना है जो इंडिया में चल रहा है। तीसरा पार्ट हमें सुटेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बतानी है उनके रिक्लेमेशन के लिए। ठीक, 3 पार्ट्स में हमें अपना पूरा आंसर यार डिफाइन करना है। ओके, देखते हैं एल्गोरिथम ने किस तरह से इसको डिजाइन करने की कोशिश की है। स्टेप 1 हमारा क्या बोल रहा है इसके अंदर, इंट्रो विद प्रोडक्टिविटी एंगल। हम इसको सॉइल हेल्थ के साथ लिंक करेंगे विद क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। सॉइल अगर हमारी अच्छी है तो हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो फूड सिक्योरिटी हमारी मेंटेन रहेगी। फिर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे, अपनी डेफिनेशन को लेकर आएंगे। यहाँ पे हम बताएंगे कि प्रॉब्लम सॉइल क्या है और एक्सप्लेन करेंगे व्हाई दे रेस्ट्रिक्ट नॉर्मल क्रॉप ग्रोथ। अगर हमारे सॉइल के अंदर प्रॉब्लम है तो हमारा क्रॉप रेगुलरली जिस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए उस तरह से नहीं होगी, और अगर हुई भी तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी हमारी फेल कर जाएगी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी फेल कर गई, फूड सिक्योरिटी हमारी दिक्कत वाली हो जाएगी, खाना ही नहीं होगा देश के पास। फिर हम लोग बताएंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, किसका, हमारी प्रॉब्लम सॉइल्स का। वी टॉक अबाउट मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स, सैलिन सॉइल्स, सोडिक सॉइल्स, एसिडिक सॉइल, वाटरलॉक्ड सॉइल, और इनके रीजनल एग्जांपल्स देंगे कि इंडिया में किन किन जगह कहाँ कहाँ सॉइल्स चल रही हैं। फिर हम लोग इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। इसके अंदर हम लोग सॉइल के स्पेसिफिक पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे जिप्सम, लाइमिंग, ड्रेनेज, ऑर्गेनिक मैटर, और उनकी टॉलरेंट वेराइटीज क्या क्या होती हैं। फिर इसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या मिलता है, चाहे बैंक से हो या गवर्नमेंट से हो, क्या मिल रहा है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड। तो यहाँ पे हमारी एक स्कीम आ गई, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, है ना। इसको हम एसएचसी स्कीम भी बोलते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट, जब वाटरशेड मैनेजमेंट आ गया तो यहाँ पे हमारा नाबार्ड बीच में इन्वॉल्व हो गया। देन रिक्लेमेशन प्रोग्राम्स, कैसे कैसे गवर्नमेंट के या आईसीएआर के या नाबार्ड के प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम लोग सॉइल को प्रॉब्लम सॉइल से वापस रिक्लेम कर रहे हैं, या जो हम लोग उसमें फर्टिलाइजर या टाइप ऑफ फर्टिलाइजर मिला रहे हैं। फिर हम लोग इसके कंक्लूजन पर चलेंगे। वी कंक्लूडेड विद सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म लैंड प्रोडक्टिविटी। दोनों पॉइंट्स को मिला के हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे 3 से 4 लाइनों का। आई थिंक दिस विल वर्क, आप लोगों को भी समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यस, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, weather based crop advisory services have become crucial for Indian agriculture. Explain their significance and examine how they help in improving farm productivity and reducing agriculture risk. अगेन हमारा एग्रोमेट से एक सवाल आ गया यहाँ पे, जिसमें हम वेदर बेस्ड क्रॉप एडवाइजरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बताएंगे कि क्या उनकी सिग्निफिकेंस है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, और कैसे उनकी हेल्प से हमारी फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और एग्रीकल्चर रिस्क खत्म हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। तो 3 मेन चीज़ हो गई। पहला, हमारी जो वेदर बेस्ड क्रॉप एडवाइजरीज हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके पीछे हम इंडिया के अपने वेदर कंडीशन जो हमारा होता है कि हमारा वेदर कंडीशन कैसे है या फिर वेदर क्रॉप की लिंकेजेस क्या है, वो देखते हुए हम बताएंगे कि अगर हमारे पास वेदर बेस्ड क्रॉप एडवाइजरीज हैं तो उसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो हमारे एग्रीकल्चर में बेनिफिशियल है। देन हाउ दे आर हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग फार्म प्रोडक्टिविटी। क्रॉप एडवाइजरीज अगर हमारे पास आ जाती हैं वेदर बेस्ड, तो उससे फार्म प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होती है वो हम लोग देखेंगे, एंड वो एग्रीकल्चर रिस्क कैसे रिड्यूस कर रहा है।
एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं। एल्गोरिदम बोलती है सबसे पहले हम लोग क्लाइमेट कॉन्टेक्स्ट में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। वी बिगिन विद क्लाइमेट अनसर्टेनिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग डिसीजंस। क्लाइमेट अनसर्टेनिटी के साथ फार्मिंग डिसीजंस पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। फिर हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। हम यहाँ पे वेदर बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी सर्विसेज को डिफाइन करेंगे, आईएमडी को मेंशन करेंगे और एग्रोमेट फ्रेमवर्क के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हमारी तीन चीजें क्या हो गई। पहली, वेदर बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी, ये हमें बताना है जो सर्विसेज है। दूसरा, हम आईएमडी को बताएंगे। तीसरा, हम यहाँ पे एग्रोमेट्रोलॉजी का जो फ्रेमवर्क है हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में एक लाइन तो एटलीस्ट लिखेंगे। फिर बात आती है इनके फंक्शन क्या है, इनकी फंक्शनल एनालिसिस क्या है। इसके अंदर जो हमारे एप्लीकेशन है इन एडवाइजरीज का, सोइंग का, इरिगेशन का, पेस्ट कंट्रोल का, हार्वेस्टिंग का और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है। तो इन पांचों फंक्शंस के बारे में बताएंगे, एक एक लाइन में, डेढ़ डेढ़ लाइन में हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ इनकी डेफिनेशन नहीं, इस डेढ़ लाइन की एक्सप्लेनेशन के अंदर एग्रोमेट का जो फ्रेमवर्क है हमारा वेदर बेस्ड क्रॉप एडवाइजरीज का, वो इसमें किस तरह से एड कर रहा है वो हमें बताना है। ये कहाँ बताएंगे, ये मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, आप सीखेंगे किस तरह से लिखना है। नोट्स में भी मैंने मेंशन किया होगा, वहां से आपने नहीं पढ़ा तो इसकी जब डिटेल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ आएगी उसमें आप देख सकते हैं। फिर इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इवेल्यूशन क्या है इम्पैक्ट का। यहाँ पे हम इसके बेनिफिट्स का एनालाइज करेंगे, कहाँ, यील्ड इंप्रूवमेंट में, कॉस्ट रिडक्शन में, रिस्क मिटिगेशन में, तीन जगह हमें इसका इम्पैक्ट इवेल्यूएशन करना है। फिर जब ये हमारा इसका इवेल्यूशन हो गया, उसके बाद हम इसमें आगे इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रेंट्स एंड वे फॉरवर्ड, वी मेंशन द लास्ट माइल डिलीवरी, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड तो हम कर ही रहे हैं एग्रोमेट के अंदर, क्रॉप बेस्ड एडवाइजरीज के अंदर। वी सजेस्ट आईसीटी स्ट्रेंथनिंग एंड लोकल एडवाइजरीज। ये सारा कुछ मिला के हमारे इसके कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे, वे फॉरवर्ड बन जाएगा। फिर कंक्लूजन पे आएंगे, तो जब कंक्लूड करना होगा इसे, हम क्लाइमेट रेजिलियंस और फार्मर एम्पावरमेंट दोनों चीजों को मिला के हम अपना कंक्लूजन बना देंगे। क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं अब। अगला सवाल है हमारा, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी सीड एट द राइट टाइम रिमेन्स अ मेजर चैलेंज फॉर इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स के लिए चैलेंज तो रही है कि ना क्वालिटी सीड नहीं मिलते हैं राइट टाइम पे। Discuss the seed village concept and evaluate its role in improving seed quality, accessibility and agriculture sustainability। तो सीड विलेज कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम उसके रोल की बात करेंगे सीड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए और एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के लिए। क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा सीड विलेज एज अ टॉपिक ही हम लोग लिख रहे हैं। सीड विलेज जो हमारा यूनिट 1 का पार्ट है वही हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर उठकर आ गया। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन, इसका जो प्रॉब्लम बेस्ड इंट्रोडक्शन है वो होगा। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी सीड बताएंगे, जो फॉर्मल सीड सिस्टम्स है उनके अंदर जो जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं हम उन चैलेंजेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हो गया हमारा इसका प्रॉब्लम बेस्ड इंट्रोडक्शन। सॉल्यूशन क्या निकला, वहाँ पे हमारी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आएगी कि सीड विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया, सीड विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया और डिसेंट्रलाइज सीड प्रोडक्शन की बात यहाँ करने लगेंगे। दो चीजें हमने यहाँ पर बताती, पहला हमारा सीड विलेज आ गया, दूसरा हमारा डिसेंट्रलाइज सीड प्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे ऑपरेशनल मैकेनिज्म पे। यहाँ पे बताएंगे कि ट्रेनिंग कैसे होगी सीड की, फाउंडेशन सीड सप्लाई क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा, लोकल स्टोरेज क्या होगा, ये सब कुछ हमें यहाँ बताना पड़ेगा एक एक डेढ़ डेढ़ लाइन में, दो दो लाइन में। ट्रेनिंग को भी, फाउंडेशन सीड सप्लाई को भी, क्वालिटी कंट्रोल को भी, लोकल स्टोरेज को भी, चारों पॉइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे। फिर इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वी एनालाइज बेनिफिट्स, टाइमली अवेलेबिलिटी, रिड्यूस्ड कॉस्ट, इम्प्रूव जर्मिनेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो जो इम्पैक्ट हुआ है सीड विलेज का, उसके बेनिफिट्स को हमें एनालिसिस भी तो करनी होगी, वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट पे हम इसके अंदर पॉलिसी सपोर्ट और वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सेल्फ रिलायंस के साथ लिंक करेंगे, एक्सटेंशन सर्विसेज के साथ लिंक करेंगे और नाबार्ड के सपोर्ट के साथ लिंक करेंगे। इसके बाद हम लोग इसके अंदर कंक्लूजन की बात करेंगे, कंक्लूजन में हम लोग कोल्यूट कर लेंगे विद सस्टेनेबिलिटी एंड सीड सिक्योरिटी रेलेवेंस।
इसके साथ में हमारा ये आंसर पूरा हो जाएगा। क्लियर है? आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 वापस हमारा क्लाइमेट चेंज पर आता है। क्लाइमेट चेंज poses serious challenges to Indian agriculture. Discuss its major impact on agriculture productivity and examine adaptation strategies adopted to enhance climate resilience in the farm sector. तो ये 4-5 टॉपिक्स जो मेजर हैं, अभी इन 5 वीडियोस में इन्हीं 4-5 टॉपिक से मैंने कोशिश करी है 3 से 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर टॉपिक से आ जाएं ना। इसके बाद हम और टॉपिक जब अगली सीरीज में शुरू करूंगा 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के 5 वीडियोस की, उसमें डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपके मेजर टॉपिक्स हैं डिस्क्रिप्टिव के, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो सीरीज के थ्रू ऑलरेडी मेरे 5 वीडियोस आ चुके हैं, 3-4 वीडियोस इंपॉर्टेंट और आने हैं, वो आपके लिए कवर हो जाएंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स होंगे ये भी कुछ कुछ पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी कवर करेगा। तो आई होप आपके सिलेबस की 70 से 80% कवरेज मैं इन वीडियोस के थ्रू कर दूंगा। बाकी आप लोग जहां से भी आप लोगों ने प्री के लिए पढ़ाई करी है, आप लोगों के प्री के जो भी सोर्सेज हैं, अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगा, नाबार्ड में मैं आपको कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं दे रहा हूँ, आपको एक एडिशनल बेनिफिट दे रहा हूँ। आरबीआई ग्रेड बी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ प्रॉपर्ली जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम के लिए टाइम है। मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ उन लोगों का एग्जाम। नाबार्ड के लिए अभी 2025 मेंस के लिए हम लोगों ने शुरू करा है एक एडिड एडवांटेज के लिए, कि आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या जिन लोगों ने कोई भी कोर्स नहीं लिया हुआ, एटलीस्ट वो बिल्कुल किसी कोर्स को खरीदने के चक्कर में परेशान ना रहे, एक आइडिया सबको मिल जाएगा। चलिए इसके हम लोग आगे चलते हैं, इसके एनालिसिस पर एल्गोरिदम क्या बोलती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इशू बेस्ड इंट्रोडक्शन देंगे। वी विल इंट्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज यहाँ पे, ठीक है, और उसका इंक्रीजिंग रेलेवेंस फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, ये एक पार्ट हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज और उसका इंक्रीजिंग रेलेवेंस इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। फिर उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस बताएंगे क्लाइमेट चेंज की, ये हमने पीछे भी बताई है, पिछले किसी वीडियो में भी एक आंसर में बात की थी। टेम्परेचर राइज हो रहा है, इरेटिक रेनफॉल हो रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, पेस्ट डायनामिक्स हो रहे हैं। एक्सट्रीम इवेंट्स की हमने यहाँ पे बात भी की थी कि हमारे ड्रॉट्स आ जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, या बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं। अचानक से बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। ये हमारे एक्सट्रीम इवेंट्स है, या इरेटिक रेनफॉल की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स इस तरह के हो रहे हैं। फिर इसमें अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं, जैसे हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बनाते हैं, हम एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस करते हैं, हम लोग वाटर मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग इंश्योरेंस करते हैं। चीज़ें वही हैं सब कुछ जो हमने पिछले एक बार एक आंसर में करी थी। तो आप ये देखिए कि उसी क्वेश्चन को हमने घुमा के अलग तरीके से पूछा है, तो किस तरह से उसका आंसर निकल कर आ रहा है। फिर हम लोग इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल रूल की बात करेंगे। इंस्टीट्यूशनल रूल क्या है, पॉलिसी रूल क्या है। यहाँ पे हम NICRA की बात करेंगे, फसल बीमा योजना की बात करेंगे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात करेंगे। वही सब कुछ है जो हमने पीछे करा था, बट मेजर चैलेंजेस आ जाते हैं, या तो हम इसकी इम्पैक्ट एनालिसिस किस तरह से कर रहे हैं, या इशू को इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, एंड देन इसके चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड क्या है। जैसे अडॉप्शन बैरियर्स हमें बताने पड़ेंगे, और रीजन बेस्ड हमें लोकलाइज स्ट्रेटजीज बतानी पड़ेंगी। ये इसके अडॉप्शन बैरियर्स हैं। फिर इसका कंक्लूजन आ जाएगा, सॉरी ये कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन की बात करें तो वी कंक्लूडेड विद सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सेम उसी आंसर की तरह चलेगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में फर्क हो जाएगा। मेजर कंटेंट वही है जो पीछे हमने अपने एक सवाल के अंदर पूछा था, वही यहाँ पूछा गया है। सवाल पूछने का तरीका बदल गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई है। तो ये हमारा 4th वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये 16 क्वेश्चन तक का अब तक का सफर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का लेकर आऊंगा, और उसके बाद हम लोग इंग्लिश के 5 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 2 वीडियो लेकर आऊंगा इंग्लिश के लिए, एक वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस करे ARD से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 4 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। टिल देन आई वांट यू ऑल टू कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है, टेलीग्राम पे आप लोग मेरे से कनेक्ट होंगे, मैं आपको इन क्वेश्चंस की PDF दूंगा। हर क्वेश्चन के 2 आंसर्स उसमें अवेलेबल होंगे, 2 अलग अलग तरह से लिखे हुए होंगे। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों के मन में आइडियाज आएंगे, प्लस आप लोग उसमें अपना फीडबैक देकर एंड अपने इनपुट्स देके उन आंसर्स को और बेटर कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आइदर आप उनका प्रिंट कर लीजिए, या फिर उन आंसर्स को आप एक बार अपने हाथ से लिख लीजिए।
लिख लेंगे, लिखते लिखते आपके मन में और थॉट्स आएंगे एंड आप फर्दर इंप्रूव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।